ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है पर्यावरणीय एवं सतत विकास। सतत विकास हमारे पर्यावरण में कैसे होना चाहिए, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसकी प्रस्तावना देखो। सतत विकास सामाजिक आर्थिक विकास की वह प्रक्रिया है जिसमें पृथ्वी की सहन शक्ति के अनुसार विकास की बात की जाए, अर्थात पृथ्वी की कितनी सहन शक्ति है उसके हिसाब से हमारा विकास हो। यह अवधारणा 1960 के दशक में विकसित हुई। लोग औद्योगिकरण के पर्यावरण पर हानिकारक प्रभावों से अवगत हुए। सतत विकास का उद्भव प्राकृतिक संसाधनों की समाप्ति तथा उसके कारण आर्थिक क्रियाओं तथा उत्पादन प्रणाली के होने या उनके बंद होने के भय से हुआ। यह अवधारणा उत्पादन प्रणालियों पर नियंत्रण करने वाले कुछ लोगों द्वारा प्रकृति के बहुमूल्य तथा सीमित संसाधनों के लालचपूर्ण दुरुपयोग का परिणाम है। सतत विकास कोयला, तेल, जल जैसे संसाधनों के दोहन के लिए उत्पादन तकनीकों के औद्योगिकरण प्रक्रियाओं तथा विकास की नीतियों के संबंध में दीर्घकालीन योजना प्रस्तुत करता है। इसके बारे में सतत विकास का अर्थ देखो क्या होता है। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, अंग्रेजी के दो शब्दों से मिलकर बना। पहले का अर्थ होता है सपोर्ट या किसी चीज़ को पोषित करना, और डेवलपमेंट का अर्थ होता है विकास करना, जीवन की गुणवत्ता में सुधार। सतत विकास की संकल्पना विश्व पर्यावरण विकास आयोग ब्रेटलैंड आयोग ने 1987 में विकसित की, जिसमें सतत विकास को इस प्रकार से परिभाषित किया गया कि यह एक गतिशील प्रक्रिया है, डायनेमिक, जिसमें वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं से समझौता किए बिना पूरा किया जाता है। सतत विकास का अभिप्राय आर्थिक विकास को सुरक्षित करना है। इसका उद्देश्य वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक साधनों को सुरक्षित करना है। अब देखो हम पढ़ेंगे सतत विकास की आवश्यकता क्यों है हमारे लिए। वर्तमान समय में मनुष्य ने अत्यधिक तकनीकी प्रगति की है, सुख सुविधाओं में भी वृद्धि हुई है, परंतु जहां एक और जीवन स्तर के विकास हेतु विविध उपभोग की वस्तुओं की प्रचुरता हुई, वही दूसरी ओर बढ़ती हुई जनसंख्या के भरण पोषण हेतु खाद्यान्न उत्पादन, शुद्ध पेयजल आपूर्ति, शुद्ध वायु की अभाव की भी समस्याएं उत्पन्न हो गई। वैश्विक स्तर पर भी औसत तापमान में वृद्धि के कारण द्वीपीय समुद्र तटीय क्षेत्रों में जलमग्न होने का खतरा बढ़ गया। प्राकृतिक आपदा विभिन्न बीमारियों का प्रकोप भी बढ़ गया। अतः ऐसी दशा में निरंतर बढ़ती हुई जनसंख्या के जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए उसकी मूलभूत आवश्यकता रोटी, कपड़ा, मकान तथा आधारभूत ढांचा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और आत्मसम्मान सभी को उपलब्ध करना आवश्यक हो गया। परंतु विकास और प्रगति के नाम पर संसाधनों का अत्यधिक दोहन पर्यावरण को क्षति पहुंचा रहा है, जिससे भूमंडलीय तापमान बढ़ रहा है, ओजोन परत का क्षय हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन आदि समस्याएं उत्पन्न हो गई। जबकि विकास करते समय पर्यावरण और पारिस्थितिकी को संतुलन को ध्यान में रखा जाना चाहिए। विकासशील देशों में जनसंख्या वृद्धि की उच्च दर और ऐसी प्रौद्योगिकियों का प्रयोग जिनमें ऊर्जा और संसाधनों का दुरुपयोग होता है अब स्वीकार्य नहीं होगी, क्योंकि ये परिस्थितियां अधारणीय हैं। जिस रूप में आर्थिक विकास हो रहा है उसे केवल उपभोक्तावाद को ही बढ़ावा मिलेगा। प्रतिदिन बहुत अधिक संख्या में वस्तुएं विनिर्मित तैयार की जा रही है। साथ ही अधिकाधिक पैकेजिंग सामग्रियों के उपयोग से बचें, क्योंकि ऐसा करने से हम बहुत अधिक मात्रा में फोम, प्लास्टिक कचरा उत्पन्न करने के साथ ही उनके निपटान की समस्या से बच सकते हैं। पर्यावरण के महत्व को ध्यान में रखते हुए अर्थ नहीं है कि हमें खनिज साधनों का, वन उत्पाद का प्रयोग बंद कर देना चाहिए, ताकि वे भावी पीढ़ियों के लिए क्या हों, सुरक्षित रह जाएं। सतत विकास का मोटिव यह है कि हम हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति कर लें, आने वाली पीढ़ी के लिए क्या करें, उनको बचा के भी रख लें। ऐसा नहीं भी हम छोड़ दें किसी चीज़ का यूज करना कि भी आने वाली पीढ़ी उसको यूज करे। इसका एकमात्र अर्थ यह है कि हमें संसाधनों का धारणीय उपयोग करना चाहिए। उदाहरण के लिए धातुओं का बार बार खदानों से निष्कृष्ट करने के बजाय उपलब्ध धातुओं को पुनर्चक्रण द्वारा प्रयोग में लाना चाहिए, तथा आदि किसी स्थान से पेड़ों की कटाई की जाती है तो आसपास के स्थानों में कम से कम उतनी ही संख्या में और पेड़ लगा देने चाहिए हमें। सतत विकास की अवधारणा का उदय कैसे हुआ। सतत विकास की अवधारणा की शुरुआत 1962 में हुई, जबकि वैज्ञानिक रोकेल कार्सन ने दी साइलेंट स्प्रिंग नामक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में कीटनाशक DDT के प्रयोग से वन्य जीवन को होने वाले नुकसान की ओर जनता का ध्यान आकर्षित किया। यह पुस्तक पर्यावरण, अर्थव्यवस्था तथा सामाजिक पक्षों के मध्य परस्पर संबंधों के अध्ययन में मील का पत्थर साबित हुई।
सतत विकास के उद्देश्य क्या हैं? सतत या समपोषणीय विकास मुख्यतः 3 तथ्यों पर आधारित है। सबसे पहला, विकास हमेशा दीर्घ उद्देश्यों या दीर्घ अवधि के लिए होना चाहिए। दूसरा, पर्यावरण और विकास एक दूसरे के से संबंध और सामंजस्यपूर्ण होने चाहिए। तीसरा, विकास का समानता के नियम का पालन करना चाहिए। यह एक पीढ़ी में समानता, अवसर की समानता, लोगों का सशक्तिकरण करके उनके विकास में सहभागी बनना, गरीब व आर्थिक वृद्धि में असमान वितरण को रोककर समानता तथा अगली पीढ़ी में समानता, अत्यधिक दोहन व प्रदूषण को रोककर संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग लाने के उद्देश्य के साथ करनी चाहिए। अब इसके पर्यावरणीय आयाम क्या हैं? इसके अंतर्गत पर्यावरण का संरक्षण, स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता, जैव विविधता व संरक्षण, प्रदूषण की रोकथाम आदि शामिल हैं। सतत विकास यह पहचान कराता है कि संसाधन सीमित है, अतः में संसाधनों का बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग के साथ उनकी क्षमता बढ़ाना, वैकल्पिक साधनों की खोज, अपशिष्ट पदार्थों को फेंकने की बजाय उनका पुनरुपयोग, पुनर्चक्रण पर बल देता है। पर्यावरण उस वास्तविक जंगल को कहते हैं जो भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जानवरों के रूप में हमारे चारों तरफ जो आवरण है और जो हमारे अस्तित्व विकास का आधार है। भारतीय परंपरा के अनुसार 5 तत्व वायु, भूमि, जल, वनस्पति और जीव जंतु परस्पर संबंधित और परस्पर आश्रित हैं। इन 5 तत्वों में से एक भी गड़बड़ होने पर दूसरे पर असंतुलन उत्पन्न हो जाता है, अर्थात प्रकृति के चक्र में व्यवधान आ जाते हैं। पर्यावरणीय अवक्रमण क्या है? पर्यावरणीय अवक्रमण के आशय उत्पादन और उपभोग की प्राकृतिक साधनों की मात्रा एवं गुणवत्ता में कमी है। इस प्रकार इसे प्रदूषण और संसाधनों का अवक्रमण शामिल है। पहले वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, जैव विविधता को हानि। दूसरे में देखो जैव विविधता का धारणीय उपयोग स्थायी विकास का आधारभूत तत्व है। भारत संसार के वृहत जैव विविधता वाले देशों में से एक है, किंतु पिछले कुछ दशकों के दौरान औद्योगिकरण ने पारिस्थितिकी प्रणाली पर दबाव डाला। इससे इस परिवर्तित यहाँ तब भी नष्ट किया गया जैव विविधता का हानि, अधिवास, कृषि के विस्तार, वेटलैंड को भरने, समृद्ध जैव विविधता वाले स्थलों का मानवीय प्रबंधन, औद्योगिकरण विकास के लिए रूपांतरण, तटीय क्षेत्रों के विनाश तथा अनियंत्रित वाणिज्य से उत्पन्न होता है। अब देखो संसाधनों का अवक्रमण क्या है? प्राकृतिक संसाधनों का अवक्रमण भी एक अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर समस्या पैदा कर देता है। यह अर्थव्यवस्था का उत्पादन क्षमता को कम करता है और इस प्रकार विकास के आधार को कम कर देता है। अवक्रमण 2 प्रकार से होता है, वनों का अवक्रमण अथवा वनों की कटाई, दूसरे भूमि का अवक्रमण। पर्यावरण व अर्थव्यवस्था को धारणीय बनाए रखने में वनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वन बहुत सी वस्तुएं सेवाएं प्रदान करते हैं, जीवन व धरती के लिए आवश्यक हैं। भारत वन कटाई का सामना कर रहा है। वन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर होने वाली कमी को वनों की अवक्रमण अथवा वन कटाई भी कहा जाता है। वनों की कटाई के मुख्य कारण है ईंधन के कार्यों के लिए, सघन खेती के लिए, नदी घाटी परियोजनाओं का निर्माण, सड़क के निर्माण के लिए। वनों की कटाई के दुष्परिणाम क्या क्या हैं? भूमि और जल स्रोतों का ह्रास, पौधों, जीव जंतुओं का प्रतिकूल प्रभाव, वन क्षेत्र अथवा उसके आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है? देश की प्राकृतिक पर्यावरण में ह्रास हो रहा है। भारत में पर्यावरण के अवक्रमण के कारण प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक शोषण, जनसंख्या में लगातार हो रही वृद्धि, शहरीकरण, पुनः प्रयोग होने वाली संसाधनों का कुप्रबंधन, वन संसाधनों पर भूजल का अत्यधिक दोहन, वाहनों से निकलने वाला धुआं, कृषि आधारित औद्योगिकरण, वनों की कटाई, घरेलू शहरी औद्योगिकरण, कूड़े कचरे का बढ़ता हुआ ढेर, ये सब। अब देखो संपोषणीय सतत विकास के लिए भूमंडलीय क्या क्या प्रयास हुए? स्टॉकहोम सम्मेलन स्वीडन में व पृथ्वी शिखर सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल, जोहान्सबर्ग सम्मेलन, मॉन्ट्रियल सम्मेलन, कोपेन सम्मेलन, ये सब, रियो डी जेनेरो सम्मेलन। भारत में पर्यावरण संरक्षण के उपाय क्या क्या कर रहे हैं? देखो पर्यावरण की रक्षा करना हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है। हाल के वर्षों में पर्यावरण के विषय में प्रति जागरूकता बढ़ी। इस जागरूकता की झलक 1992 में रियो डी जेनेरो में हुए पृथ्वी सम्मेलन में दिखाई दी। इसमें एजेंडा 21 नामक विश्व कार्य योजना स्वीकार की गई। इसका उद्देश्य पर्यावरण संबंधी आवश्यकताओं को विकास की आशंकाओं के साथ एकीकृत करना। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भी जून 1997 में अपने विशेष सत्र में इसी बात को फिर दोहराया था। भारत में भी पिछले कुछ वर्षों से पर्यावरण की सुरक्षा और प्राकृतिक साधनों के संरक्षण के लिए
अनेक नीतियां कार्यक्रम बनाए। पर्यावरण के प्रति भारत सरकार की नीति एजेंडा 21 के सिद्धांतों पर आधारित है। अब भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण के उपाय क्या क्या किए गए। देश में पर्यावरण संबंधी अनेक कार्यक्रमों की योजना, प्रोत्साहन, समन्वय, क्रियान्वयन सब अलग से पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का गठन किया गया। पर्यावरण की समस्या से व्यापक रूप से निपटने के लिए भारत सरकार ने जैव विविधता पर राष्ट्रीय वन नीति एवं कार्य योजना, राष्ट्रीय वन नीति, राष्ट्रीय संरक्षण नीति, पर्यावरण और विकास के नीतिगत संबंधी कार्यक्रम अपनाए। अब इसका निष्कर्ष देखो। अतः विकास के अवधारणा में वातावरण, मानव, प्राकृतिक संसाधनों के समुचित उपयोग किए जाने की आवश्यकता है। इस अवधारणा के अंतर्गत एक ऐसा तंत्र विकसित करने की आवश्यकता है जिसमें तेज गति से उपयोग किए जाने वाले पदार्थों का पुनरुत्पादन हो। पर्यावरणविदों ने विकास की सीमाओं को चिंता व्यक्त करते हुए एक वैकल्पिक नियमित अर्थव्यवस्था निर्माण करने की वकालत करते हुए कहा कि प्रत्येक कार्यकलापों में पर्यावरण की चिंताओं को सर्वोच्च महत्व दिया जाना चाहिए। थैंक्स।